वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स पर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर को। मैं इस चैप्टर को ज़्यादातर हिंदी में पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर्स की तरह, और कुछ बातें मैं बीच बीच में आपको इंग्लिश में भी बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? होल नंबर देखते हैं सबसे पहले किनको। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहले ये जान लो, प्राकृत संख्याएं होती है बच्चों 1 2 3 4 5। वे संख्याएं जो हमें गिनती में मदद करती हैं उनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। क्लियर? अगर मैं प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को और शामिल कर लूं, जैसे 0 मैंने और शामिल कर लिया तो 0 1 2 3 4 5 और अनंत काल तक जाएगा, तो इस समूह को क्या कहेंगे बच्चों? इस समूह को कहेंगे पूर्ण संख्याओं का समूह, होल नंबर्स, ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समूह। क्लियर? चलिए, अब शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये इन्फिनिटी अनंत काल तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। नंबर्स का लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब का संख महासंख कहीं तक भी जा सकते हैं। 0 शून्य, ये देखिए शून्य मतलब 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब देखते हैं पूर्ववर्ती एंड परवर्ती। पूर्ववर्ती किसको कहते हैं? पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिसर और परवर्ती को कहते हैं सक्सेसर। क्लियर? अब ये देखते हैं 17 लिखा हुआ है, 17 का पूर्ववर्ती है। तो जब भी हमें पूर्ववर्ती पता करना हो तो क्या करते हैं हम? पूर्व में पहले 17 में से एक मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो मुझे मिला 16। तो 17 का पूर्ववर्ती क्या हुआ बच्चों? 16। क्लियर? ऐसे ही मुझे 89 का पूर्ववर्ती निकालना था, तो मैंने क्या किया? 89 में से एक घटा दिया तो मुझे मिला 88। ऐसे ही अगर मुझे 24 का पूर्ववर्ती निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 24 में से बच्चों क्या करेंगे आप? एक माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे तो मिलेगा आपको 23। कोई डाउट नहीं है, 23। तो आपने 24 का पूर्ववर्ती भी निकाल लिया। अब मैं बात करूंगा परवर्ती की। परवर्ती ऐसे ही 17 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती में बच्चों एक ऐड कर देना है आपको। 17 में मैंने एक ऐड किया 18, तो 17 का परवर्ती क्या हुआ? 18। ऐसे ही 89 का परवर्ती क्या होगा? 90 होगा। अगर आपसे कोई पूछने लगे 24 का परवर्ती क्या होगा, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? 24 में परवर्ती के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे इसमें, तो 25 संख्या क्या है? 24 का परवर्ती। और अगर आपसे पूछने लगे 24 का पूर्ववर्ती कौन है, तो 23 हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब पूर्ववर्ती और परवर्ती आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं 95 का पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए, तो पहले मैं पूर्ववर्ती लिख रहा हूँ। पूर्ववर्ती क्या होगा? 95 - 1 94 हो जाएगा। आपसे कहने लगे परवर्ती लिखिए, तो 95 + 1 96 हो जाएगा। क्लियर? 96 परवर्ती हो गया। परवर्ती मीन्स सक्सेसर और पूर्ववर्ती मीन्स प्रेडेसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के गुण क्या क्या है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला गुण है संवर्त गुण। क्या बोलते हैं? संवर्त गुण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? पूर्ण संख्याएं योग तथा गुणन के अंतर्गत संवर्त होती है। मतलब पूर्ण संख्याएं संवर्त का नियम फॉलो करती हैं। किसके अंदर? योग के अंदर और गुणन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और एडिशन के अंदर। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लीजिए क्या है प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे एक पूर्ण संख्या है 6, दूसरी पूर्ण संख्या है 8, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मुझे इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एक नई संख्या मिली
वो भी अगर कोई पूर्ण संख्या है तो ये संवर्त का नियम फॉलो करेंगी, संवर्त का नियम को अपनाएंगी। तो इन देखिए यहाँ पे एक पूर्ण संख्या 6 है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या 8 और मुझे एक टोटल मिला 14। 14 भी क्या है बच्चों, एक पूर्ण संख्या है। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर अगर मुझे तीसरी उनका योग भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो संख्याएं संवर्त का नियम उन संख्याओं पर लागू होता है, वे संख्याएं संवर्त का नियम का पालन करती हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या गुणा में भी ये बात है, एक पूर्ण संख्या ले ली 6, दूसरी पूर्ण संख्या ले ली 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एक पूर्ण संख्या मिली 48 48। एक 6 ली मैंने पूर्ण संख्या, एक 8 ली, दोनों को गुणा किया तो मुझे 48 मिला। क्या 48 भी एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूं गुणन का नियम भी पूर्ण संख्याएं संवर्त प्रॉपर्टी में गुणन का नियम भी वो का भी पालन करती हैं। क्लियर? मतलब गुणनफल के अंतर्गत भी पूर्ण संख्याएं संवर्त के नियम को फॉलो करती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर 6, 8, 14 तथा 48 सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। जो भी इनका परिणाम आया वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये तो चलो हो गया आपको योग, एडिशन, योग और गुणन। क्या पूर्ण संख्याएं घटा के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत, क्या घटा के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत भी संवर्त के गुण का पालन करती हैं? चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं। घटा के अंतर देखते हैं। मैंने एक पूर्ण संख्या ली 3, दूसरी पूर्ण संख्या ली मैंने 6, 3 में से मैंने 6 को घटाया, 6 को घटाया, 3 में से 6 घटाने के बाद मुझे मिला -3। क्या माइनस का 3 घटा का 3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि अंडर सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत, घटा के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर संवर्त के गुण को नहीं अपनाती, उनका पालन नहीं करती। अब मैं देखूंगा किसके अंदर? डिवीजन के अंदर। क्लियर? चलिए अब डिवीजन के अंदर देखते हैं। क्या भाग के अंतर्गत ऐसा है? देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया, एक पूर्ण संख्या लिया 2, दूसरा पूर्ण संख्या लिया मैंने कितना? 6। ठीक है, मैंने इन 2 से 6 से 2 को भाग दिया। 6 से 2 को भाग देने के बाद मुझे कितना मिला? दशमलव में मुझे कुछ मिलेगा करके, ये मिलेगा मुझे 0.33। क्या 0.33 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं भाग और घटा के अंतर्गत संवर्त के नियम का पालन नहीं करती। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगले क्या क्या गुण है पूर्ण संख्याओं के। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन, घटाना। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन, घटाने तथा व्यवकलन को क्या कहेंगे? घटाना। क्लियर? पूर्ण संख्याएं व्यवकलन तथा विभाजन के अंतर्गत संवर्त नहीं है, जो मैंने आपको पीछे बात मैं बता चुका हूं। इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको बात बता दी है। जैसे 6 - 8, 6 में से मैंने 8 घटाया तो -2 मिला, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर 6 को मैंने 8 से भाग दिया तो मुझे 0.75 मिला, यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर हो गया। और भी चलिए अब बच्चों देखते हैं पूर्ण संख्याओं के और क्या गुण हैं। पूर्ण संख्या का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। क्लियर? ये बात और ध्यान। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब अगर आप पूर्ण संख्या को छोड़िए, अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे, विभाजन करेंगे, तो वो क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। वो कैसे परिभाषित नहीं है, आज मैं इसको एक बार और आपको अच्छे से समझाता हूँ। बच्चों जैसे आपने क्या किया, एक जैसे मैं 3 है, मुझे 3 से 18 को भाग देना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 छिक 18 और मुझे शेषफल मिला 0। ये एक मेरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ओके। ये 3 क्या होता है यहाँ पे? 3 को क्या कहते हैं? विभाजक। ठीक है, 3 को कहते हैं विभाजक। ये 6 क्या है यहाँ पे? भागफल। 6 क्या है? भागफल। क्लियर? और जो ये 0 लिखा है ये क्या है? शेषफल। शेषफल। और जो ये क्या है, जो 18 लिखा है, ये लिखा है विभाज्य। क्लियर? ये लिखा है बच्चों आपको विभाज्य। तो
भाग की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, 3 से मैंने 6 का टेबल काउंट किया और उसको भाग दिया, मुझे ये कुछ टर्म मिले, मुझे भागफल मिला, शेषफल मिला, विभाज्य मिला, भाजक मिला, ये सब मेरे पास होते हैं। अब एक्चुअली अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली भाग की प्रक्रिया क्या है, ये भाग की प्रक्रिया कहाँ से निकल के आई, ये निकल के आई घटा की प्रक्रिया से। आपने देखा 3 से आपने 18 को भाग दिया, यहाँ से दिखा दो मैं आपको एक बार फिर से, 3 6 18, ये आपका 0 आपका शून्य आपका शेषफल रहा। अब लेकिन अगर मुझे इसको घटा से करना हो, कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, 18 में से 3 तब तक घटाता रहूँगा जब तक शून्य ना आ जाए। मैंने 18 में से 3 घटा दिया, मुझे मिला 15, मैंने फिर 3 घटा दिया, मुझे मिला 12, मैंने फिर 3 घटा दिया, मुझे मिला 9, फिर मैंने 3 घटा दिया, फिर मुझे मिला 6, मैंने 3 घटा दिया, मुझे 3 मिला, और मैंने 3 घटा दिया और मुझे शून्य मिला। क्लियर? तो मैं इसको शून्य तक ले आया। मैंने कितनी बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इसीलिए आपका ये 6 आ गया। ठीक है, आखिरी में शून्य, ये शून्य आ गया, 3 आपका हो गया और 18 ये नंबर संख्या हो गई। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट प्रक्रिया होती है भागफल घटा। वैसे इस ये जो प्रक्रिया निकल के आई है मुख्यतः घटा से ही निकल के आई है। अब शून्य से अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि शून्य से भागफल क्यों परिभाषित नहीं है। जैसे मुझे शून्य से क्या करना है, मुझे 18 को शून्य से भाग देना है। क्लियर? उस वाले केस में तो क्या था कि मैं शून्य से भाग, आखिरी में शून्य आ जाता था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 18 में से शून्य घटाया, मुझे 18 ही मिलेगा। मैंने फिर शून्य घटा दिया, फिर 18 मिला मुझे, फिर शून्य घटा दिया, मुझे 18। तो आप देखेंगे कभी भी अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी और कभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिभाषित नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्य से भागफल परिभाषित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं योग तथा गुणन की क्रम विनिमयता, मतलब कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। योग तथा गुणन की क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या है, इसका मतलब हम पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ तथा गुणा कर सकते हैं। इस रूल का मतलब ये है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, योग तथा गुणन की क्रम विनिमयता का मतलब है हम पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने 5 + 3, 5 + 3 समान है किसके, 3 + 5 के। 5 + 3 मुझे कितना मिलेगा, 5 + 3 मिला बच्चा मुझे 8। अब मैंने क्या किया, 3 + 5 कर दिया, मतलब मैंने 5 में पहले 3 को जोड़ा तो मुझे 8 मिला। अब मैंने 3 में 5 को जोड़ा तो भी मुझे 8 मिला। क्या दोनों परिणामों में कुछ अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता के गुण को फॉलो करती है, गुण का पालन करती हैं। अब मैं देखता हूं क्या गुणा के अंतर्गत भी क्रम विनिमयता के गुण को फॉलो करती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने 4 को 5 से गुणा किया, मुझे मिला कितना, मुझे मिला बच्चों 20। 4 से 5 को गुणा करने पर मुझे 20 मिला। अब मैंने क्या किया, 5 को 4 से गुणा किया, इनका क्रम बदल दिया तो भी मुझे 20 मिला। क्या दोनों में कोई अंतर आया? बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण को अपनाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, क्या पूर्ण संख्याएं घटाने तथा विभाजन के अंतर्गत भी क्रम विनिमयता के गुण को फॉलो करती हैं, उनका पालन करती हैं? नहीं करती। देखते हैं कैसे नहीं करती, पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती? मैंने क्या किया, 6 में से 8 घटाया और 8 में से 6 घटाया। जब मैं 6 में से 8 घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला -2। और जब मैं 8 में से 6 घटा रहा हूं तो मुझे मिला 2। दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं घटा की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण का पालन नहीं करती हैं। अब क्या देखता हूं मैं, भाग के अंतर्गत है ऐसा। मैंने क्या किया, 6 को 8 से भाग दिया तो मुझे कितना मिला, 0.75। अब मैंने 8 को 6 से भाग दिया तो मुझे कितना मिला, 1.33 करके ऐसे चलेगा। क्या दोनों संख्याएं एक है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के अंतर्गत भाग में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण का पालन नहीं करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब
एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? सबसे पहले तो योज्य तत्समक देखिए क्या है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहते हैं। क्लियर? योज्य तत्समक होता क्या है? योज्य तत्समक वह अव्यय, वह नंबर होता है अगर उसको किसी पूर्ण संख्या में मैं जोड़ दूं तो उस पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो अगर मैं कोई पूर्ण संख्या है 18 में शून्य को मैं जोड़ दूं तो क्या इस पूर्ण संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि शून्य क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है? योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं बिल्कुल। तो योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ? योज्य तत्समक वह संख्या होती है, जैसे शून्य को अगर मैं उस संख्या को किसी संख्या में जोड़ दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो योज्य तत्समक में शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। और क्लियर? आप देखते हैं शून्य का गुणन, मल्टीप्लिकेशन में भी एक विशेष योगदान होता है। अगर किसी संख्या को शून्य से गुणा की जाए तो वह संख्या भी शून्य हो जाती है। भाई आपने देखा जमा करने में तो जब ऐड करते हैं तब तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तब तो वही, लेकिन अगर आपने इस 18 को शून्य से गुणा कर दी तो बच्चों पूरा ही मैटर बदल जाएगा, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ये गुणा के रूप में योज्य तत्समक नहीं है, केवल जोड़ में ही शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक का काम करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए अब आते हैं गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक देख लिया आपने, अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कौन है, क्या है। एक पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। एक को कहते हैं, इसका मतलब है कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या में एक की गुणा करें तो उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे आपने पीछे देखा जीरो जब जोड़ कर रहे थे तब उसमें योज्य तत्समक का काम कर रहा था, लेकिन गुणात्मक तत्समक में कौन काम करेगा? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक का एक। अगर मान के चलिए कोई नंबर है 77 में एक की गुणा कर दूं मैं तो क्या इस संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो मैं कह सकता हूं 1 क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक का काम करता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण ऑफ एडिशन। योग का साहचर्य गुण क्या है? योग का साहचर्य गुण क्या है? अगर मैं 2, 3 और 4 तीन संख्याओं को मैंने जोड़ा, तीन पूर्ण संख्याओं को मैंने क्या किया? पहले 2 और 3 को जोड़ा और बाद में 4 जोड़ा। 2 और 3 को जोड़ने से मुझे 5 मिला और फिर इसमें 4 जोड़ा तो मुझे परिणाम मिला 9। लेकिन मैंने क्या किया? फिर ऐसा नहीं किया, मैंने पहले 3 और 4 को जोड़ा, ठीक है, 3 और 4 को जोड़ने से मुझे 7 मिला और फिर मैंने बाद में 2 जोड़ा तो मुझे क्या मिला बच्चों? परिणाम मिला मुझे 9। क्या दोनों के परिणाम में कोई अंतर आया? नहीं आया। तो ये गुण होता है कि पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, पहले किन्हीं दो पूर्ण संख्या को, बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं साहचर्य गुण ऑफ एडिशन, योग का साहचर्य गुण। यह साहचर्य गुण कहलाता है पूर्ण संख्याओं के लिए। अब देखना इस एग्जाम्पल, इस साहचर्य गुण का इस्तेमाल क्या होता है। अगर आपको गणनाओं को बहुत आसान करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन को बहुत आसान करना है तो ये साहचर्य का गुण बहुत काम करता है। देखिए एक संख्या है 234 जमा 197 जमा 103, इनका योग पता करना है मैं। अब एक बच्चे में एक उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको साहचर्य गुण का कुछ भी नहीं पता, वो तो एक सीधा बच्चा है बिल्कुल, और उसको क्या करना है, बस उसको तो ये जोड़ना आता है और वो देखना कैसे जोड़ेगा। जिसको साहचर्य गुण नहीं पता वो क्या करेगा, 4 में 7 जोड़ देगा, 4 और 7 11 हो जाएंगे, 1 हासिल लग जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 431 आ गया यहाँ से तो उसका, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से फिर 103 आ जाएगा, अब इसमें 103 में जोड़ेगा फिर से, कितना हो जाएगा आपका 434, 534, क्या आ जाएगा ये 534, क्लियर। जो एक सीधा बच्चा था क्लास में वो इस तरह का बच्चा नहीं है
कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, उसको तो बस अपना जोड़ना आता है, उसने जोड़ लिया। लेकिन एक बच्चा है स्मार्ट बच्चा, उसने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी है, उसको साचार्य का गुण पता है। अब वो क्या करेगा बच्चों, वो पहले इस कैलकुलेशन को, इसको नहीं जोड़ेगा इन दोनों को, वो क्या करेगा 197 में पहले 103 जोड़ेगा वो, क्योंकि यहाँ पे देखना 7 और 3 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2 3, एक सीधा सीधा संख्या आ गई, एक प्रकार से एक सीधी सीधी संख्या आ गई जिसको 300, ठीक है। और 300 ये हो गया, और ये यहाँ पे कितना है 234, 300 और 234 क्या हो गया 534, वो सीधा अपना ऐड कर देगा। तो आप देख रहे हो कि इस वाली स्थिति में हमें कुछ ज़्यादा आसानी हो रही है जोड़ करने में बनिस्पत इस स्थिति के। तो ये साचार्य गुण हमारे कैलकुलेशंस को आसान करने में बहुत मददगार साबित होंगे आगे, जब हम आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं साचार्य गुण का क्या योगदान है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन में क्या योगदान है साचार्य गुण का, ठीक है। चलिए हाँ, जैसे हमने क्या किया 6 को 5 से गुणा किया और फिर 3 से, 6 को 5 से गुणा कर लो या 5 को 3 से पहले और बाद में 6 से गुणा कर लो, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। जैसे 6 से 5 को मैंने गुणा किया तो मुझे कितना मिलेगा, 6 से 5 को मैंने 30 मिल गया मुझे, ठीक है, क्लियर। और फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला 90, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 और 3 को ये कर लिया, 5 और 3 को मुझे मिला 15, और मैंने फिर बाद में 6 को कर लिया तो भी मुझे क्या मिला 90, ठीक है। दोनों ही केस में क्या मिला मुझे 90, क्या कोई इसमें बदलाव आया, परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही यहाँ पे है, मैंने 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में 25 को कर लिया, फिर अब अच्छा 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 36, और फिर मैंने क्या किया 25 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आपका कितना आया, आपका 25 ठीक 150, 25 थी 75, 85 और 5 90, 900 आया, ठीक है। और मैंने 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 100, और यहाँ से भी 900 निकल के आया, तो दोनों परिणाम में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। अब ये साचार्य का गुण क्या, गुणा के लिए साचार्य का गुण किस काम करता है, मल्टीप्लिकेशन, ये भी कैलकुलेशंस को, मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाते हैं। वो कैसे, ये देखना जरा, अब मैं ये दिखाता हूँ ये कैसे आसान बना देता है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे ज्ञात करना था, ज्ञात करो 12 गुणा 35, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब जिसको 12 को क्या लिख सकते हैं, देखना जिस बच्चे को थोड़ा सा आचार्य गुण वगैरह पता होगा वो 12 को क्या करेगा 6 गुणा 2 लिख लेगा 12 को, क्लियर। जिस बच्चे को इन गुण का पता हो 6 गुणा 2 लिख लेगा और फिर लिख देगा 35। अब आपको बताया 35 दूनी कितना हो जाए 70 हो जाता है, और 7 की 6 में मल्टीप्लाई बहुत आसान हो जाए, 420 आ गया आपका 420, तो बड़ा आसानी से निकल के आपका आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को वो क्या करेगा 12 5 जा 60, 12 3 जा यहाँ से करेगा कैलकुलेशन, अगर टेबल भी याद नहीं है तो भी आसानी से उधर कर पा रहा है। तो लेकिन चलिए ये तो एक आसान सा सवाल था, लेकिन हम देखते हैं अब असली जो हकीकत में साचार्य का जो गुण है उसका असली फायदा क्या है। अब ये आपके सामने एक संख्या है 8 गुणा 1769 गुणा 125। अब जो एक नॉर्मल बच्चा हो वो क्या करेगा, जिसने हम लोगों का क्लासेज नहीं देखी है या जिसने बुक से पढ़ा है वो क्या करेगा वो देखना, या जिसने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा है ऊपर से जिसको मल्टीप्लाई सिर्फ गुणा करनी आता है वो क्या करेगा, वो 8 से क्या करेगा, इसको गुणा करेगा सबसे पहले 8 से। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, 1769 को 8 से गुणा किया मैंने, 8 नम 72, 8 छंग 48 और 7 55, 8 सती 56 और 5 61, 8 एकम 8 और 6 14, ये हुआ। अब फिर क्या करेगा 125 से गुणा करेगा, क्लियर। 125 से चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 25 26, 5 7, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ लगाइए, 4 10 3 8 2, क्लियर। अब 2 5 1 4 1, क्लियर। अब इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद नीचे आएगा आपका 0, 6 और 4 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10 0, 5 और 3 8 और 1 9,
8 7 15 और एक 16, 4 2 6, एक 7 और एक, कुछ इस तरह का निकल के आया। देख रहा कितनी लंबी कैलकुलेशन, और हो सकता है बच्चों इस कैलकुलेशन में मेरे से कुछ ना कुछ छूट भी गया हो। मैं इस बात को आपको गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने बिल्कुल ये गुणा बिल्कुल सही करी है, हो सकता है इस गुणा में मेरे से कुछ छूट भी गया हो। अब लेकिन एक जो समझदार बच्चा हो वो क्या करेगा, उसको साचार्य का गुणा पता है, साचार्य का गुण पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो 8 से 1769 को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा बच्चों 8 से 125 को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे ही 8 से 125 को मल्टीप्लाई करेगा ये निकल के आएगा आपका 1000। क्लियर, 1000। अब 1000 निकल के आएगा और फिर क्या निकलेगा 1000 में 1769 की गुणा करेगा, तो ये निकल के आएगा बच्चों 3 जीरो सामने लग जाएगी सीधी सीधी 6930। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं सही करा, चलो ठीक है, फॉर्चुनेटली भाग्यवश मैंने वो गुणा भी सही करी है। लेकिन आप ये देखिए क्या मुझे इसमें क्या करना पड़ा, मुझे कुछ भी, मेरा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था। ये तो मैंने नीचे किया है आपको समझाने के लिए, नहीं तो मुझे तो 3 जीरो इसके सामने ही रखनी थी सीधी सीधी, कुछ करना भी नहीं था। तो कितना आसान हो जाता है साचार्य के गुण से कैलकुलेशन को करना। ठीक है बच्चों, अब आपको पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या साचार्य का गुण भाग में भी फॉलो होता है। अब देखते हैं कैसे। मैंने क्या किया, पहले 16 को 4 से डिवाइड किया और फिर उसको 2 से डिवाइड किया। 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 आएगा, फिर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों यहाँ ब्रैकेट है ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा। इस केस में तो मुझे 2 मिला। लेकिन अब यहाँ वाले केस में देखिए, तो मैंने पहले 2 को 4 से 2 मिला और फिर मुझे 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 8। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप ये जो साचार्य का गुण है ये भाग में फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण। कौन सा नियम है? योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, क्या है योग पर गुणन का वितरण? 6 गुणा 5 जमा 3, 6 गुणा 5 जमा 3 लिखा हुआ है। क्लियर, मैंने क्या किया, 6 की पहले 5 में गुणा कर ली, एक प्रकार से ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 6 की 5 में गुणा कर दी और 6 की 3 में गुणा कर दी। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण का नियम कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने पीछे देखा था 12 गुणा 35, एक ये था, ये मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं इस पे इस नियम को फॉलो कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, 12 को क्या लिख लिया मैंने, 10 + 2, ठीक है, गुणा 35। अब मुझे 35 की क्या करिए, 35 दूनी 70 और ये कितना हो जाएगा 350, 70 और 350 कितना हो जाएगा 420। तो मैं ये भी नियम एक प्रकार से कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए होता है। अब यहाँ देखिए, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और प्रॉपर्टीज, ये होल नंबर के जितने भी आपने नियम पढ़े हैं ये सिर्फ गणनाओं को आसान करने के लिए होते हैं, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए होते हैं। बाकी इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको बस इनका नियम का पता होना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चों को इन नियमों का पता भी होगा कि कैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये किस नियम के थ्रू हुआ है, ये किस नियम, हमने ऐसा क्यों किया, किस प्रॉपर्टी के थ्रू है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ये मैंने योग पर गुणन का वितरण नियम लगाया है, ऐसे ब्रेक करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं, हम किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करना है तो उसके कुछ नियम क्या है। विभाजिता के नियम, 2 से विभाज्यता। पहले मैं देखता हूं कोई संख्या 2 से विभाज्यता, 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी अंक आ जाए तो समझ लेना कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे मैंने देख लिया 234 में इकाई का स्थान क्या है, 4। मैं इकाई दानी सब आपको बेसिक चैप्टर में, जो आपका 0 चैप्टर और बाकी चैप्टर वहाँ पे बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, 6, 5, 7, 8 में इकाई का अंक क्या है, 8। 400 में इकाई का अंक क्या है, 0। 5000 में क्या है इकाई का अंक, 0। आप देख रहे हैं सारे के सारे अंक इन्हीं में से ही हैं, ये जो ये अंक है सारे इन्हीं में से ही है।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 से विभाजित होगी ये संख्याएं, क्योंकि ये संख्या इनमें से है इकाई का अंक। आपको 2 का समझ में आ गया। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ 8 9 3 7, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो मैं क्या चेक करूँगा? मैं इकाई का अंक चेक करूँगा। इकाई का अंक कितना है? 7। क्या 7 इनमें से कोई है? कोई नहीं है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ बिना किसी संदेह के कि यह संख्या 2 से कतई भी विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता क्या है। 3 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, क्या है बच्चों? 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 3 से, अब ये गुणज क्या है? गुणज ये है, अगर किसी प्राकृत संख्या को किसी प्राकृत संख्या से गुणा कर दूं तो वह जो प्रोडक्ट, जो परिणाम मिलता है वह उस संख्या का गुणज होता है। जैसे मैंने 3 को 2 से गुणा कर दिया तो मुझे क्या मिला? 6। तो जो ये परिणाम मिलेगा ये 3 का भी एक गुणज है और 2 का भी एक गुणज होगा। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ गया। और आगे हम जब इसके पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए। तो अगर किसी संख्याओं का योग 3 का एक गुणज का मतलब 3 से वो विभाजित हो जाए। अब जैसे एक संख्या है 132, इसके अंकों का योग करिए जरा। 1 + 3 + 2, क्या मिला? 3 और 2 5 और 1 6। क्या 6 3 से विभाजित है? कर लीजिए। 6 को जब मैं 3 से देखूंगा विभाजित करके, 3 दूनी 6, मुझे 0 मिला। 0 मिला तो इसका मतलब विभाजित है। तो मैं कह सकता हूं कि 132 3 से विभाजित है। ऐसे ही हाँ, ये देखिए कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है बच्चों ये। अब इसको मैं सेकंडों में पता कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? इसके अंकों का योग कर दीजिए। 8 + 6 + 1 + 3 + 9 करिए। 8 और 6 14 और 1 15 और 3 18 और 9 27। अगर किसी बच्चे को पहले तो 27 को चेक कर लो, 27 3 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित। लेकिन अगर किसी बच्चों को 27 को भी चेक करने में दिक्कत आ रही है तो इस 27 में भी अंकों को एक बार जोड़ दो। इसमें क्या करिए? 2 + 7 कर दीजिए। 2 + 7 क्या निकल के आया? 9। क्लियर? ये क्या निकल के आया? 9। आपको पता है 9 तो भैया, आपको बच्चों पता है 9 तो क्या है? 9 तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। अगर आपको 27 को भी दिक्कत आ रही है तो 9 फिर एक बार फिर जोड़ दीजिए। तो 9 तो बिल्कुल हालत में 3 से विभाजित। तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ 7 6 9 8 3 2 1 5। देखिए कितनी बड़ी संख्या लिखी है मैंने। इस संख्या को चेक करूँगा, करिए। इसके अंकों का योग करिए। 7 + 6 + 9 + 8 + 3 + 2 + 1 + 5। ठीक है, अब मैं इधर से 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11 और 8 19 और 9 28 और 6 34 और 7 41। क्लियर? अब अगर आपको 41 को भी दिक्कत आ रही है तो 4 और 1 5 अंकों का फिर योग कितना आ गया? 5। क्या 5 3 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये इतनी बड़ी जो संख्या है, मैंने सेकंडों में बता दिया कि ये 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम 4 से विभाज्यता। 4 से देखते हैं हम। यदि किसी संख्या के इकाई और दाही के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई और दाही के स्थान से बनी जो संख्या है उससे, अगर यहाँ देखिए वो उसकी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे इकाई और दाही क्या है? ये वाला है 76 है। 76 सिर्फ आप इसको चेक करना है। इस 76 को 4 से कर सकते हैं क्या? देख लीजिए, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 19 मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ इतनी बड़ी संख्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं ये संख्या, इसमें इकाई और दाई का कौन सा है? 56 है। 56 4 से हो जाएगी? यस। 14 आता है 14, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 436 है। 436 हो जाएगी। इकाई और दाई का क्या है? 36 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? 5, तो बिल्कुल हो जाएगी।
ये संख्या क्या है 0, तो ये हो जाएगी। और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इनको इन नियमों की सत्यता जांच करने के लिए आप इनको भाग दे के देख लेना, आपको पता चलेगा ये नियम बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे भी क्या है सही है, तो ये संख्याएं सारी की सारी हो जाएंगी 5 से विभाजित। एक संख्या है जैसे 9, 8, 1, 4, 6, हो जाएगी क्या ये? नहीं, इकाई के स्थान पर 6 है। 6 क्या 0 या 5 में से कोई भी है? नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है 6 से विभाज्यता के नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसमें आपने 2 का नियम जान लिया, 3 का नियम जान लिया, 2 और 3 से आप निकालिए। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस संख्या को चेक करता हूँ, ये कितनी बड़ी संख्या लिखी है। सबसे पहले मैं 2 से चेक करूंगा। 2 से चेक करने के लिए मुझे इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से होना चाहिए। तो वो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 से तो सही है ये। अब मैं इसको 3 से चेक करूंगा। 3 से चेक करने के लिए मुझे अंकों का योग करना पड़ेगा। 9, 8, 7, 6, 4 और 2, ये मैंने जोड़ कर दिया इनका। 9 और 8 17, ठीक है। 17 और 7 24, 6 30, 4 34 और 3 34 और 2, लास्ट में 2 है, 34 और 2 36। अब 36 को एक बार और कर दिए, 6 और 3 कितना गया 9, 9 क्या है? बिल्कुल है, तो मैं कह सकता हूँ ये 3 से विभाजित है। अब 2 और 3 से अगर दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाज्य है, तो 6 से तो होना ही होना है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अब आता है 8 से विभाज्यता। यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इस बार अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। इसके अंतिम 3 किधर से? दाएं से 3, क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक चेक करने हैं। क्लियर? अंतिम 3 मतलब दाएं से 3। यहाँ पे क्या है? दाएं से 120 लिखा हुआ है। अब 120 को चेक करिए सिर्फ 8 से। 120 को 8 से चेक करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 15। और आप ये 0, इसमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा और 15 रहेगा आपका भागफल। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ इतनी बड़ी संख्या 8 से विभाज्य है। ऐसे ही ये इसमें आखिरी के 3 अंक क्या है? 008, तो 008 तो बिल्कुल है। ऐसे ही क्या है? आखिरी के 3 अंक क्या है? 234। 234 में 8 से विभाजित है क्या? देख लीजिए, 8 दूनी 16 नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 234 नहीं है। ठीक है, 234 नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 9 से, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सिर्फ अंकों का योग कर लीजिए, अगर वो 9 से विभाजित हो जाए अंक का योग तो हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या को देख लेता हूं मैं, अंकों का योग कर दीजिए। 9, 8, 3, 5, 1 और 8। 9 और 8 17, 3 20, 5 25 और 1 26 और 8 34। है क्या 34? नहीं, तो मैं कह सकता हूं 8 और 2 भी तो है। ठीक है, यहाँ पे 2, 34 और 2 कितना होगा? 36। तो क्या 36 9 से है? बिल्कुल है। 36 को आप डायरेक्ट कर दीजिए 9 से, तो 4 आ जाएगा। तब भी कोई डाउट हो तो इस 6 और 3 को एक बार और जोड़ दीजिए। 6 3 9, 9 तो 9 से हो ही जाएगा, तो भी हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप इसको चेक कर लेंगे, ऐसे ही आप इसको। ठीक है, क्लियर? तो आपको 9 का भी पता चल गया। अब देखें 10। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह 10 से, इकाई के स्थान पर ये देखना है 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो है। जैसे क्या है? जैसे ये क्या है? 100 बिल्कुल है। 540, जैसे 370 लिखा हुआ है। 370 क्या है? 0 है इकाई के, तो ये संख्या हो जाएगी। जैसे 489 लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर 9 है तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 11 से, आपका क्या है? अब 11 से विभाज्यता, ये देख लेते हैं। यदि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो दाएं से विषम स्थानों तथा सम स्थानों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। तो हमें क्या करना है? दाएं से सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए, और यदि वह अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यदि वह अंतर 0 से नहीं, यहाँ पे यदि वह अंतर या तो 0 हो या वह अंतर 0 हो
या 11 से विभाज्य हो, ये बात लिखी हुई है, 0 हो या 11 से विभाज्य हो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसमें तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, या तो वह अंतर 0 हो आएगा यहाँ पे, या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इसको और एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, आपके सामने ही लिखा हुआ है, मैं सबसे कौन सी संख्या ले लूँ, ये ले लेता हूँ मैं। क्या लिखना, दाएं से विषम और सम। दाएं से मतलब विषम और सम का मतलब है, आपने विषम और सम संख्या ही पढ़ रखा है, 1 3 5 7 सब क्या होते हैं, विषम संख्याएं होती है, 2 4 6। तो ये 1, इसको चेक करिए, और ये 1, पहले पे 1 2 3 4 ऐसे स्थान है, ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और तीसरे का निकाल ली योग। पहले और तीसरे का योग कितना हुआ, 3 + 1 कितना हुआ, 4। फिर दूसरे और चौथे का योग कितना हुआ, सम स्थानों वालों का, ये भी कितना हुआ, 3 और 1 4। अब दोनों का योग का अंतर क्या आया है, 4 और 4 का अंतर क्या आया, 0। क्या कह रहा है, यदि अंतर 0 हो तो क्या होगा, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ये बड़ी वाली ले लीजिए संख्या। ठीक है बच्चों, ये वाली। अब इसमें क्या करिए, जैसे मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2 4 3 5 6 2। ये कितने पे, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। तो क्या करना है, पहले ही मैंने 2 ले लिया, 1, ये 2 ले लिया, 5 ले लिया और 4 ले लिया। क्या ले लिया, 2 5 और 4, मतलब विषम अंक वाले। विषम अंक को जोन सी संख्या विषम स्थान पे है, कितना आया, 5 और 4 9 और 2 11 निकल के आया। अब मैंने सम वाला ले लिया, 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ पे भी कितना निकल के आया, 6 3 9 और 2 11। दोनों का अंतर आप देख रहे हैं 0 है, दोनों का अंतर 0 है, तो क्या है ये संख्या आपका, ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, होप आपको सारी बातें जो मैंने बताई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, या हमें डाउट्स पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।